नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम लोग जीएस की सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जीएस की सीरीज में हम जो पहला सब्जेक्ट लेंगे बच्चों वह इतिहास लेंगे। इतिहास, उसके बाद हम लोग जो है नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और उसके बाद जो है विज्ञान, समसामयिकी जो भी होगा उसके बाद हम क्रम से सब अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जीएस में पहला अध्ययन करने जा रहे हैं इतिहास। बच्चों, इतिहास के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति माने होता है बच्चों अतीत और हास माने होता है बच्चों घटनाएं, अर्थात अतीत की घटना जो बीता हुआ कल है बच्चों, उसके विषय में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं या जो हम अध्ययन करते हैं उसी को ही बच्चों हम इतिहास कहते हैं। बच्चों, इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों, जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें, ठीक है, 1964 तक का इतिहास आपके सिलेबस में है, अर्थात नेहरू तक के काल का जो इतिहास आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और आज हम प्राचीन इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम अध्ययन करते हैं इतिहास में प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास देखेंगे बच्चों, प्राचीन इतिहास को भी इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा है। पहला हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आर्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब बच्चों, यह प्रागैतिहासिक काल क्या है बच्चों, यह जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, इस काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। और इस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, अर्थात इस समय वहां के लोगों को लिखने और पढ़ने दोनों का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो यूं कहा जाए वहां के लोग उस समय क्या थे, असभ्य थे, बर्बर जाति के लोग थे, खाना बदोशी लोग थे, इधर उधर भटका करते थे। और प्रागैतिहासिक काल में लिखने और पढ़ने को तो छोड़िए बच्चों, कपड़े पहनने और भोजन करने का भी ढंग उनको पता नहीं था। ठीक है बच्चों, और प्रागैतिहासिक काल देखेंगे बहुत लंबा काल है। प्रागैतिहासिक काल बच्चों, यह आपका कहां से शुरू होता है, यह 5 लाख से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता जो शुरू होता है उसके पहले तक का काल जो है आपका प्रागैतिहासिक काल में आता है। बहुत ही लंबा काल है बच्चों, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आपका कौन सा काल था, पाषाण काल था, इसमें लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था। तो बच्चों, प्रश्न यह उठता है कि जब प्रागैतिहासिक काल में लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था तो हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त कहां से हुई। बच्चों, इनके विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई वह जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत हमें जो जानकारी बच्चों प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक सोर्स। अब प्रश्न बच्चों यह उठता है कि यह पुरातात्विक सोर्स क्या है। बच्चों, मिट्टी के अंदर जो दबी वस्तुएं हैं, जो उत्खनन के दौरान या खुदाई के दौरान जो वस्तुएं हमें मिलती हैं उसी को हम कहते हैं पुरातात्विक सोर्स। अब पुरातात्विक सोर्स का कितना महत्व है बच्चों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले हमें यह पता था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। पहले हमें यह पता था बच्चों, जब उत्खनन नहीं हुआ था, अर्थात पुरातात्विक सोर्स के विषय में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी, तब हमें यह पता था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब उत्खनन हुआ तो हमें पता चला भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता है। और आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में यह अध्ययन करेंगे कि कैसे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाते समय, ठीक है,
यह जो है सभ्यता प्रकाश में आया और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन और खुदाई की गई, तब हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के समकालीन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। और हमारी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है बच्चों? नगरीय सभ्यता है। जबकि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात हम उनसे आगे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे भारत की प्राचीन सभ्यता थी। और जब इसकी खुदाई हुई, आगे सब जो है उत्खनन कार्य हुआ, ठीक है, तो क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, ठीक है, यह पचा नहीं पा रहे थे कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, और वह भी नगरीय सभ्यता, अर्थात हमसे वो विकसित थे। तो जो अंग्रेज इतिहासकार थे, जो अंग्रेज लोग थे, इसको पचा नहीं पाए, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, भारत की सभ्यता थी। इसलिए इसके विषय में हमें बहुत बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता वह सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, वो पचा नहीं पा रहे थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, उस समय जो है वह हमसे विकसित थे, उस समय भी हमसे वो आगे थे भारतीय लोग, इसलिए इस चीज को पचा नहीं पा रहे थे। इसलिए हमको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, उसके उद्भव के विषय में काफी विवाद है। इसका कारण भी एक है, हम इसी कारण के विषय में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमें समझ में आया यह पुरातात्विक सोर्स क्या है। तो इस तरह से पुरातात्विक सोर्स के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए मेरे पास, ठीक है, हम लोगों के पास, इतिहासकारों के पास केवल एक ही सोर्स है, वह है पुरातात्विक सोर्स। अब प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने क्या किया कि इसको जो है 3 कालों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में किस लिए बांटा? क्योंकि जो है इनका इतिहास, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लंबा इतिहास है, प्लस इस काल को, मैंने कहा कि इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को प्राक इतिहास भी कहते हैं और इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में पाषाण या पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था और पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। तो जो पत्थरों के औजार थे, उस औजार के आधार पर तथा उनकी जीवन में जो परिवर्तन आया धीमे धीमे, उस परिवर्तन के आधार पर इतिहासकारों ने इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल को पहला जो भाग था वह पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है बच्चों, इनका अगर समय देखें तो इनका समय इतिहासकारों ने कब से कब बांटा, तो बच्चों यह जो है पूरा पाषाण काल, यह आपका 5 लाख से लेकर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से लेकर बच्चों यह 10,000 तक, 10,000 BC तक, अर्थात 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वह किसका काल था? वह पूरा पाषाण काल का समय था। कितना लंबा इतिहास है देखिए बच्चों पूरा पाषाण काल का, 5 लाख से लेकर, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को इन्होंने पूरा पाषाण काल में बांटा। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल को इन्होंने 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से इन्होंने 5,000 ईसा पूर्व तक, 5,000 ईसा पूर्व तक इन्होंने इसको विभाजित किया। और नवपाषाण काल को 5,000 ईसा पूर्व से, नवपाषाण काल को इन्होंने 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक इन्होंने विभाजित किया। ठीक बच्चों, तो देखेंगे जो पुरातात्विक, जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, उसको जो है इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखिए इनका काल कितना लंबा है, 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इसलिए इतिहासकारों ने इसके अध्ययन को और सरल बनाने के लिए इस पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया। पुनः पूरा पाषाण काल को 3 काल में विभाजित किया और पहले काल को बोला जाता है निम्न पूरा पाषाण काल।
दूसरे काल को बोला जाता है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरे काल को बोला जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान रखिएगा बच्चों, कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, यदि पूरा शब्द लगा है तो समझ लीजिए यह पूरा पाषाण काल का यह जो है भाग है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल यह अलग है और मध्य पूरा पाषाण काल अलग है। इन सभी के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे बच्चों। एक एक चीज क्या क्या जो है, इनके जो है औजार थे, उनके औजार में किस तरह से परिवर्तन हुआ, इनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हुआ, सभी के विषय में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, जो आपका पूरा पाषाण काल है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल होता है, जिसमें जो है लिखने की बात तो छोड़िए, वहां के लोग जो है पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर रहते थे। ठीक है, और नंगे रहते थे, उनको कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, और गुफाओं में रहते थे। ठीक है बच्चों, निम्न पूरा पाषाण काल में धीमे धीमे जो है उनके जीवन शैली में जो है परिवर्तन आया और निम्न पूरा पाषाण काल में जो हथियार, जो पत्थर यूज करते थे, ठीक है, किस तरह से जो है, पहले ध्यान रखिए, जो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग हैं, हमने कहा वह पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों के जो है ऊपर रहते थे और गुफाओं में वो रहते थे, और वो जो है बंदर की तरह, ठीक है, वह चार पैरों पर चलते थे। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि हम लोग जो है बंदर की प्रजाति हैं। होमो सैपियंस जो है वह आधुनिक मानव है, जिसकी जो है हम संतान जो है जाने जाते हैं, उनके संतान हम मानते हैं। कैसे है इसके विषय में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जो बच्चों, जो पहले के जो जनजातियां लोग थे, अर्थात पहले के जो लोग थे, वह पेड़ों पर रहते थे और चार पैरों से चलते थे। ठीक है बच्चों, यह परिवर्तन कैसे आया जब वह चार पैरों पर चढ़ते थे और पेड़ों पर ही रहते थे? किस तरह से वह पेड़ों से जमीन पर आए और चार पैरों की जगह दो पैरों पर वह चलने लगे? कैसे इसमें परिवर्तन आया कि यह जो चार पैर है उसमें से दो पैर, दो हाथ है, दो पैर चलने के लिए और दो हाथ खाने के लिए है? यह परिवर्तन कैसे आया, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो वहां के मानव थे, हथियार, जो पाषाण या पत्थरों के जो हथियार बनाए, वो उनके दिमाग में यह कैसे आया कि यह पत्थर जो है हथियार का काम करेगा, अर्थात यह हमारी रक्षा करेगा? उनके दिमाग में यह कैसे आया? इसका आविष्कार कैसे हुआ? कैसे उन्होंने पत्थर को हथियार के रूप में प्रयोग किया? यह भी जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो है पहले के लोग जो है वह पेड़ों पर रहते थे, चार पैरों पर चढ़ते थे। धीमे धीमे उन्हें उनके जीवन में परिवर्तन आया, वह दो पैरों पर चलने लगे, सीधे खड़े होने लगे। ठीक है, और जो है जो आपका जो है दो हाथ जो है वो खाने के लिए प्रयोग होने लगा। इस तरह से जो है पत्थर का प्रयोग हथियारों के रूप में यह करने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे जब आपने आए नौ पाषाण काल, तो नौ पाषाण काल में आपने देखा यहाँ के लोग खेती करना सीख गए। और नौ पाषाण काल में हम पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ नामक यह पहला स्थान है जहां पर खेती का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ओल्डिहवा जो आपका जो है इलाहाबाद में है, वहां पर आप देखेंगे चावल का साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नौ पाषाण काल लोग, जो नौ पाषाण काल के लोग थे, वह खेती करना सीख गए थे, अर्थात सभ्य हो गए थे, अस्थायित्व तो इनको प्रदान मिल गया था, यह एक जगह घर बनाकर रहने लगे थे। इस तरह से इनके जीवन में धीमे धीमे बदलाव आया। ठीक है, वह पेड़ों पर रहते थे, जिनको जो है भोजन करने का और कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। धीमे धीमे किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आया, विकास आया। ठीक है, किस तरह से जो है नौ पाषाण काल तक वह जो है उनके जीवन में सुधार आया, उनके जीवन में किस तरह से यह परिवर्तन हुआ, इन सभी का अध्ययन हम जो है इसमें करेंगे। आगे चलकर सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको जानने का मेरे पास केवल एक ही सोर्स है, वह है पुरातात्विक सोर्स, अर्थात मिट्टी के अंदर जो दबी वस्तुएं हैं उन्हीं के द्वारा हमें जो है पुरातात्विक
जो प्रागैतिहासिक काल है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और प्रागैतिहासिक काल जो है बहुत लंबा काल है और उनको जो है इतिहासकारों ने, ठीक है, जो पत्थर के औजार थे तथा उनके जो जीवन के शैली में, जो जीवन जीने की शैली में परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर इसके जो है कई भागों में इनको विभाजित किया, जिससे हमें अध्ययन करने में आसानी हो, जिसका हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। यह तो रहा बच्चों प्रागैतिहासिक काल। चलिए अब हम आते हैं दूसरा जो है आदि ऐतिहासिक काल। मैंने लिखा कि प्राचीन इतिहास को इतिहासकारों ने 3 जो है भागों में विभाजित किया, प्रागैतिहासिक काल। इसके विषय में थोड़ा बहुत हमने जो है चर्चा किया। अब इसके विषय में विस्तार से अध्ययन करना बाकी है बच्चों। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में बच्चों हमें लिखने का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उसको पढ़ने का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं था। ठीक है, आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता की हमें लिपि मिली है, आज भी हम उसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसको आज भी हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, तो अगर देखा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, जिसको आज तक अभी पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन यदि पूछा जाए कि जो है सबसे पहली लिपि कौन है जिसे पढ़ा गया, लिखित साक्ष्य जिसको पढ़ा गया, तो वह बच्चों आपका मध्य एशिया का बोगजकोई। ठीक है, बोगजकोई जो है वह आपका जो है पहला लिपि है जिसको पहली बार पढ़ा गया, तो वह पहला लिपि है। ठीक है, विश्व की जो है पहली लिपि है। ठीक है, मध्य एशिया का बोगजकोई जिसको पहली बार पढ़ा गया। अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसी कौन सी लिपि है जिसको पहली बार पढ़ा गया, तो वह अशोक का अभिलेख। अशोक का जो अभिलेख है उसको पहली बार जो है पढ़ा गया, और पहली बार इसको कौन पढ़ा, तो 1837 में। ठीक है, प्रिंसेस जो है पढ़ने में जो है इसको सफलता पाई। जैन प्रिंसेस जो है ब्रिटेन इतिहासकार था, पहली बार जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो अगर पूछा जाए भारत का कौन सा अभिलेख है जो पहली बार इसको पढ़ा गया, तो वह अशोक का अभिलेख है। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में उसको सफलता मिली। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे जो है प्राचीन लिपि जो है, ठीक है, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, अर्थात सिंधु लिपि ही सबसे प्राचीन लिपि है। लेकिन दुर्भाग्य इसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। इसलिए सबसे जो लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है, लिखित माने जो हम पढ़ने में जो सफल हुए हैं, ठीक है, वह आपका मध्य एशिया का बोगजकोई लिपि है, जिसको जो है पहली बार पढ़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता जो है में जो है हमें जो है लिखने का ज्ञान था, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो प्रश्न यह होता है कि आदि ऐतिहासिक काल में जो हमें लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तब इसके विषय में कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो इसके विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, वह 2 सोर्सों से हमको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और वह 2 सोर्स क्या है बच्चों? पहला सोर्स तो आपका ये प्रागैतिहासिक काल है, आपका पुरातात्विक। पहला तो आपका पुरातात्विक है, पुरातात्विक। और दूसरा जो है बच्चों वह है साहित्यिक। दूसरा जो है वह है साहित्यिक। साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक सोर्स। अब देखिए जो है आपको वैदिक जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है जो लिपि थी उसको नहीं पढ़ा गया, लेकिन जो है हम वैदिक सभ्यता में देखेंगे, ठीक है, बहुत से जो है आपके देखेंगे लिखा गया यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। इन 4 वेदों के विषय में जो है हमको जानकारी थी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है। ठीक है, तो इनके विषय में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सभी जो है साहित्यिक साक्ष्य है, ठीक है, जिसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है, इस काल में आप लिखेंगे कि इस काल में क्या है, इस काल में लिखने का ज्ञान तो हो गया था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था। और इस काल में आदि ऐतिहासिक काल में हम 2 सभ्यता जो है भारत की पढ़ते हैं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और दूसरा वैदिक सभ्यता जिसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो है इन दोनों का अध्ययन हम आदि ऐतिहासिक काल में करते हैं। और इसका अध्ययन जो है
अर्थात इनके विषय में जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है। तो बच्चों इनके विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के विषय से जानकारी मिलती है। और इसका जो है जो आपका जो साहित्यिक सोर्स है हमने बताया कि आपके देखेंगे वेद 4 प्रकार का होता है। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि वेद 4 प्रकार का होता है। यजुर्वेद, ठीक है, आपका पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और भी जो है हम देखेंगे रामायण है, महाभारत है, ठीक है, उपनिषद है, इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त है। आगे आते हैं, अंतिम आपका बचता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या है बच्चों? ऐतिहासिक काल वह काल था, इस काल में हमें लिखने और पढ़ने दोनों का ज्ञान हो गया। अर्थात जो ऐतिहासिक काल है इनके विषय में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है बच्चों? इनके विषय में हमें तीन सोर्स से पता चलता है। पहला आपका पता है आपका पुरातात्विक, यह पुरातात्विक है। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों तो साहित्यिक सोर्स है मेरे पास, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और तीसरा विदेशी यात्री। 3 सोर्स के आधार पर हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक सोर्स मेरे पास है, इसी के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके विषय में हमें जानकारी पुरातात्विक और साहित्यिक, यह 2 सोर्स हैं, इनसे इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो ऐतिहासिक काल है इनके विषय में पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री, ठीक है, के सोर्स के आधार पर इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो ऐतिहासिक सोर्स हैं वैदिक सभ्यता से, माने वैदिक सभ्यता के बाद से जो भी प्राचीन इतिहास हमें जो पढ़ना है उन सभी की जो है हम अध्ययन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। आज जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब पुरातात्विक सोर्स के विषय में तो हमने जान लिया, ठीक है। साहित्यिक सोर्स के विषय में भी हमने जान लिया, लेकिन विदेशी यात्री, यह विदेशी यात्री क्या है बच्चों? कुछ विदेशी लोग हैं, ठीक है, जो भारत में यात्रा करने आए, भारत में घूमने आए और उसी दौरान उन्होंने जो है जो भी भारत में देखा, ठीक है, उसका उन्होंने किताब लिखा। जैसे आपको पता है मेगास्थनीज भारत आया था, ठीक है। मेगास्थनीज के बाद आपको पता है कि मेगास्थनीज कौन था, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सेल्यूकस का जो है ये राजदूत था। आगे हम इसके बड़े विषय में मेगास्थनीज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेगास्थनीज ने जो है यहाँ पर घूमने आया था, ठीक है। उन्होंने जो देखा, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी इंडिका, और उस किताब में जो है उन्होंने भारत के विषय में बताया। तो मेगास्थनीज हुआ, वेनसांग हुआ, हाइवान हुआ, ये सभी जो है भारत घूमने आए थे और इन्होंने जो भी देखा वह सभी जो है उसका वर्णन अपनी किताबों में किया। तो उनके आधार पर हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं, कुछ भारतीय जो है किताब भी है जिससे इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आपको पता है, ठीक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। कालिदास की भी रचनाएं हैं, आपको पता है, उनके कालिदास की रचना से भी हमको इनके विषय में जो है जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। रास तरंगड़ी, आपको पता है, कश्मीर के जो है लेखक थे, ठीक है, उनकी किताब से भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत से जो है साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक सोर्स हैं जिनके आधार पर हम जो है ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आज हमने जीएस का जो हमने शुरू किया है पढ़ना, उसका मैंने आज पहला क्लास लिया, ठीक है। और मैंने जीएस का पहले जो मैंने शुरुआत किया वह इतिहास से शुरुआत किया है। मैं आपको पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो है इतिहास को खत्म किया जाए। और इतिहास को जो है जल्दी करने का मतलब ये नहीं बच्चों, हम आपको जितना डीप पढ़ा सकते हैं उतना डीप पढ़ाएंगे और इतना पढ़ा देंगे कि आपके लिए इनफ होगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, आपका जो है पुलिस की भर्ती हो, या आपका कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का जो है, यह आपके लिए काफी होगा अगर आपने ढंग से इसका अध्ययन कर लिया। ठीक है बच्चों,
तो मैंने आज जो है प्राचीन इतिहास में, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। और आगे क्योंकि इसके विषय में पूरा पढ़ने जो हम पढ़ेंगे इसके विषय में प्रागैतिहासिक काल में जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, किस तरह से इनके औजारों में परिवर्तन हुआ, किस तरह से इनके जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, ठीक है, किस तरह से इनका विकास हुआ। और आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, आगे जो भी सभ्यता आता है जो है आपका, ठीक है, महाजनपद आएगा जो है आपका, जो है आपका मौर्य वंश आएगा, गुप्त काल आएगा, वर्धन वंश आएगा, जो भी आएगा सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों इसको पढ़ने जो है इसको हम, ठीक है, पढ़ने के पहले हम पहले सोर्स के विषय में पढ़ें, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को अच्छी तरह से जानने के लिए पहले हमको इसके सोर्स के विषय में जानना होगा। तो इसके विषय में जानने से पहले हम इनके सोर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थात जो आपका सोर्स है, आपने देखा 3 सोर्स है, एक पुरातात्विक सोर्स है आपका, दूसरा साहित्यिक है, तीसरा जो है आपका विदेशी यात्रियों का जो सोर्स है। तो पहले हम इनके विषय में, ठीक है, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है उन सोर्सों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सोर्स से 3 या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हम आगे जो है सोर्स पढ़ने वाले हैं, जो पुरातात्विक सोर्स पढ़ेंगे, तो पुरातात्विक सोर्स में क्या है, पुरातात्विक जो सूत्र है उसमें देखेंगे, उसमें अभिलेख है, ठीक है, उसमें सिक्के हैं, स्मारक और भवन है, ठीक है, आपका जो है मुद्राएं हैं, आपकी चित्रकला है। इनके आधार पर ये सभी पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत आएंगे। इनके आधार पर किस तरह से प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, या इनके आधार पर किस तरह से आगे इनके जो है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल हो, किस तरह से इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको पता है जो अभिलेख है, अभिलेख जो आपको पता है जो अशोक का अभिलेख है, 14 शिलालेख उसके मिले हैं, ठीक है, स्तंभ भी मिले हैं। तो उन सभी के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस अभिलेख में क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। उन सभी के विषय में हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे, जब अशोक के विषय में पढ़ेंगे, तब उसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ हम पुरातात्विक सोर्स के विषय में किस तरह से हमको जानकारी मिलती है, अभिलेखों द्वारा किस तरह से मिलती है, सिक्कों द्वारा किस तरह से हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, स्मारक और भवन द्वारा किस तरह से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, मुद्राएं जो है उनके विषय में कैसे जो मिलता है, जो मृदभांड है या जो चित्रकला है, जो चित्रकला की गई उसके जो है आधार पर किस तरह से इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पहले हम इन सोर्सों को देखेंगे, पुरातात्विक सोर्स देखेंगे, उसके बाद हम साहित्यिक सोर्स देखेंगे, और उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो सोर्स है पहले उसका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद तो फिर हम विस्तार से इनका एक एक किस तरह से इनके जीवन शैली का विकास हुआ उसका अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। विश्वास दिलाते हैं, ठीक है, अगर आपने जो है मेरे साथ बने रहे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद।